तो कैसे हो दोस्तों आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं व्हाट इफ नारुतो रेज्ड बाय मदारा उचिहा चौथा पार्ट, जहां कहानी लेने वाली है एक नया और रोमांचक मोड़। बने रहिए हमारे साथ और पूरी कहानी जरूर देखिए। सब्सक्राइब करें क्योंकि यह कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी। कमेंट करके और बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अपनी शिनोबी स्क्वाड के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मृत्यु के कगार पर उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसे गांव के अधिकारियों द्वारा तिरस्कृत कर देगा, लेकिन कम से कम उसके बेटे को खुश और स्वस्थ रहने का बेहतर मौका देगा। तुम्हारे दोनों माता पिता ने तुम्हें क्यूबी से बचाने के लिए भयानक घाव सहे। ये देखते हुए कि तुम्हारे पिता तुम्हें नए जिनचुरिकी में बदलने का प्रयास करने के लिए काफी समय तक जीवित रहे, मैं शर्त लगाता हूं कि वह मेरे प्रशिक्षु को मारने या उसे कम से कम एक दशक बाद अपने घावों को चाटने के लिए छोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ा। ज़ेत्सु अभी भी आजाद था, शायद साजिश रच रहा था। अपने सबसे अंधेरे क्षणों में बनाया गया एक उपकरण होने के नाते ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि यह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेता। अगर तुम्हें मौका मिलता तो क्या तुम कुछ भी बदल देते? नारुतो पूछता है, कुछ हद तक अलंकारिक रूप से। जो मैं बदलता उस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है। भले ही मैंने जो कुछ भी किया है वो गुप्त रहे और एक भी व्यक्ति नहीं जानता, फिर भी यह सच्चा अतीत होगा। कम से कम वह अतीत जिसका आज हमारी वास्तविकता पर एक मूर्त प्रभाव पड़ा है। नारुतो चुप है, इस जानकारी को कई दर्जन मिनटों तक अपने दिमाग में पीस रहा है। बूढ़े आदमी, नारुतो अपनी घोषणा शुरू करता है, मदारा की आंखों को अपनी ओर खींचता है। मुझे सबसे मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षित करो। मुझे भी एक दिन एक परिवार मिलेगा। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं जब से कुछ महत्वपूर्ण खुलासों ने नारुतो के दृष्टिकोण को बदल दिया, लेकिन उसके प्रशिक्षण के बारे में केवल एक ही चीज बदली गई थी कि मदारा अब सहायक जानकारी को रोक नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता था कि नारुतो रहस्य रख सकता है। नारुतो को शेयरिंगा के बारे में सिखाना कई चीजों में से एक था, साथ ही अन्य उचिहा जुत्सु भी, और जबकि मदारा अब ताइजुत्सु प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकता था, वो अभी भी नारुतो के आंदोलनों का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए अगर वो अच्छा महसूस कर रहा था तो कभी कभार जैनजुत्सु का उपयोग कर सकता था। युद्धरत राज्यों के युग में हर जगह ताइजुत्सु उपयोग करता थे। हालांकि संख्या में कम थे, वे नहीं बदले हैं। वे अभी भी कौशल और शक्ति में कमजोर रहते हैं और सच्चे ताइजुत्सु मास्टर ही सुर्खियों में थे। मदारा व्याख्यान देता है, छिपे हुए गांवों की स्थापना के बाद निंजुत्सु और जैनजुत्सु में वही महान भंडार नहीं थे जो उनके पास थे। उससे पहले प्रत्येक जुत्सु को अतुलनीय क्षमता के साथ बहुत जल्दी मास्टर करना महत्वपूर्ण था, ताकि इसका उपयोग लड़ाई में किया जा सके बजाय उनके आधार पर नए जुत्सु विकसित करने के लिए प्रशिक्षण के। नारुतो ध्यान से सुनता है, जैसा कि उसने एक लकड़ी के बीम पर पुल अप किया अपने शरीर और इसलिए अपनी शारीरिक ऊर्जा को मजबूत किया। तो क्यों ताइजुत्सु अभी भी इतना महत्वपूर्ण है? हमारे पास अब वे जुत्सु हैं। नारुतो मुश्किल से प्रत्येक पुल अप के माध्यम से अपना वाक्य व्यक्त करता है। ताइजुत्सु एक अधिक व्यापक शब्द है जो युद्ध में सभी भौतिक चीजों को नियंत्रित करता है। ये सिर्फ मार्शल आर्ट के रूप नहीं है, यह एक दुश्मन के भागने पर पीछा करना है। यह वो गति है जिस पर तुम कुनाई, शूरिकेन, तलवार के वार और यहां तक कि जुत्सु से भी बचते हो। अधिकांश शिनोबी निंजुत्सु और जैनजुत्सु को अपने पहले और अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करते हैं जब यह विपरीत होना चाहिए। ताइजुत्सु का उपयोग करने से जरूरत पड़ने पर तुम्हारे चक्रा का संरक्षण होता है और तुम्हारे शरीर में चक्रा स्वचालित रूप से युद्ध के बीच में तुम्हारे शरीर को ईंधन देने और मरम्मत करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जब तुम उपयुक्त देखते हो तो अपने चक्रा का उपयोग करना ठीक से ज्यादा है, लेकिन क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? नारुतो बीम से गिर जाता है और अपनी पानी की बोतल पकड़ता है, एक बार में कई छोटे घूंट लेता है ताकि इसे थूकने से बचा जा सके। उसने पहली बार ऐसा करने के बाद अपना सबक सीखा है। वो अपने दादा के सवाल का जवाब देता है, उस विचार को दूर रखता है। अपने कौशल में अंतराल मत छोड़ो, नारुतो कहता है। और अंतराल से तुम्हारा क्या मतलब है? मदारा दबाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके चार्ज ने बातचीत में अभ्यास किया था और यह भी पता लगाने के लिए कि उसने उसकी शिक्षाओं को दिल से लिया था या नहीं। अगर तुम किसी भी कौशल पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो और यह काम नहीं करता है तो तुम्हारे पास जीतने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता है। नारुतो बैठ जाता है, पैर फैले हुए हैं। तुम कुछ भी नहीं कर सकते अगर केवल एक चीज जिसमें तुम अच्छे हो उसे लगातार रोका जा रहा है। अगर तुम उस दुनिया में सबसे अच्छे नहीं हो सकते जहां लोग चक्रा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो हमेशा तुमसे बेहतर कोई न कोई होगा जो सब कुछ छीन लेगा।
अच्छा। मदारा अपनी कुर्सी पर वापस झुक जाता है, लेकिन नारुतो के थके हुए लेकिन विचारशील चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटाता है। हालांकि कुछ स्पष्ट रूप से उसे परेशान कर रहा था। क्या उसके पास सही जवाब हो सकता है, जिसे खुद को खोजने में इतना समय लगा? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, मेरे पोते? जी सान, नारुतो चुपचाप संबोधित करता है जैसे वो मदारा को देखता है। क्या तुम्हारा चक्रा चुराया जा सकता है? करीब, बहुत करीब। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। मदारा शामिल होता है। मेरा मतलब है, हमेशा के लिए छीन लिया गया। क्या होगा अगर मैं अब चक्रा का उपयोग नहीं कर पाऊं? उत्तम, संभवतः, मदारा जवाब देता है। लेकिन ये फिर से कभी चक्रा का उपयोग करने में असमर्थ होने का एक सरल मामला नहीं है। चक्रा गर्भाधान से, जन्म से और मृत्यु तक हमारे शरीर में बनाया गया है। यदि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति से चक्रा छीन लिया जो एक शिनोबी नहीं था और जिसने कभी इसका उपयोग करना नहीं सीखा, तो वही प्रभाव हम जैसे लोगों के साथ भी ऐसा करने से बनाया जाएगा जो इस शक्ति का उपयोग करने के लिए अपने जीवन को प्रशिक्षित करते हैं। वे और हम मर जाएंगे। नारुतो उस पर थोड़ा परेशान दिखता है, और अच्छे कारण के साथ। मैंने सोचा था, नारुतो खुद को काटता है। क्या तुमने नहीं कहा था कि रिकुडो सेन्निन ने मनुष्यों को चकरा दिया था? वो हमें ऐसी कमजोरी क्यों देगा? मैंने तुम्हें उस किंवदंती के बारे में बताया था कि कैसे रिकुडो सेन्निन ने दुनिया में शांति लाई, मनुष्यों को चकरा देकर और उन्हें सहयोग और शांति के सक्रिय सुविधा के लिए निंशु सिखाकर। मदारा ने सुधार किया, आंतरिक रूप से रोमांचित था कि उसके पास वास्तव में उस बिंदु के बारे में बात करने के लिए कोई है। तुम किंवदंती कहते हो जैसे तुम्हें विश्वास नहीं है कि यह सच है। नारुतो देखता है, गहरी आंखों में जिज्ञासा दिखाती है, न कि अवहेलना या अस्वीकृति। किंवदंतियां अक्सर वास्तविक सत्य से ली गई होती है। मदारा ने स्वीकार किया, लेकिन ठीक उसी तरह वे शायद ही कभी वास्तविक सत्य होते हैं। तुमने अभी खुद देखा कि सभी प्राणियों की स्पष्ट कमजोरी यह है कि उनका चक्रा उनसे निकाला जा सकता है, जिससे वे मर जाते हैं। इसलिए ये तर्कसंगत है कि हमें सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्या रिकुडो ने इस कमजोरी को हम में जानबूझकर बनाया, या क्या ये हमारी जीव विज्ञान से बंधी हुई कुछ आवश्यक चीज है कि हमें रिकुडो को पहले स्थान पर चक्रा का उपयोग करना सिखाने के लिए ये कमजोरी होनी चाहिए? नारुतो इस पर कुछ देर के लिए विचार करता है। मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के समान होने की संभावना हो सकती है। नारुतो जोर से सोचता है, आंखें विचार में सिकुड़ जाती है। मुझे कुछ भी नहीं पता जो कह सकता है कि रिकुडो सेन्निन वास्तव में शांति के लिए लड़ने वाला एक अच्छा आदमी था। शायद उसने लोगों को अपनी शांति की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए, आतंकित करने के लिए दर्द और मृत्यु का इस्तेमाल किया। उचित, उस जानकारी को देखते हुए जो मैंने तुम्हें सिखाई है, मदारा स्वीकार करता है। लेकिन रिकुडो ने दुनिया पर एक गहरा विरासत छोड़ दिया होता अगर ऐसा होता। उसके मरने के बाद उसके बेटों ने उनके बीच युद्ध की विरासत जारी रखी, जैसा कि उचिहा और सेंजू के बीच कभी न खत्म होने वाले संघर्ष से स्पष्ट है। और यह आसानी से तर्क दिया जा सकता है कि वे 1000 साल के संघर्ष और युद्धरत राज्यों के युग का कारण है। यह वे थे जिन्होंने दुनिया को अपने साथी आदमी के खिलाफ चक्रा का उपयोग करना सिखाया था। हो सकता है कि वे वही उपयोग कर रहे हों जो उन्हें उनके पिता द्वारा सिखाया गया था, लेकिन यह अधिक संभावना है कि उस संघर्ष के पीछे का कारण उनके पिता की विरासत के बजाय व्यक्तिगत व्यवहार के कारण था। ये क्यों अधिक संभावना है? ऋषि अब सिर्फ एक किंवदंती है, ऐसा नहीं है जैसे कोई भी बचा है जो अभी भी निंशु का अभ्यास करता है। सच है, मदारा स्वीकार करता है। लेकिन विचार करो कि मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था। ऐसा नहीं है कि रिकुडो ने दुनिया पर दुख की विरासत छोड़ दी। जिन लोगों को उसने शांति दिलाई, उनके दिल नहीं बदले, केवल उसके बेटों की उनकी धारणाएं। वो दूर दूर तक गया, दुनिया के हर कोने में अपने धर्म का प्रसार करने के लिए, और उन्होंने अपनी संतान को अपना ज्ञान पारित किया। उन्हें सिखाया कि ऋषि सद्भावना का व्यक्ति था और उसके बेटे गुमराह और गैर जिम्मेदार थे। और यह एक विरासत है जो अभी भी दुनिया में 100 साल से भी कम समय पहले तक दिखाई दे रही थी। उचिहा और सेंजू को युद्ध प्रिय आदिवासियों से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था, जो उस शक्ति के अयोग्य थे जिसके साथ वे पैदा हुए थे। लेकिन फिर वे भूल गए। नारुतो को एहसास होता है, जब उचिहा और सेंजू एक साथ बंध गए, तो बाकी सभी भी हताशा में एक साथ बंध गए ताकि उनके पास वापस लड़ने की शक्ति हो। जब उचिहा और सेंजू दोनों एक बार वास्तविक शांति चाहते थे, और इसलिए वे अपनी विरासत को भूल गए और छिपे हुए गांव की उम्र ले आए। मदारा मुस्कुराता है, अपने पोते के तर्क से प्रसन्न होता है। उन्होंने अधिक से अधिक शक्ति की मांग की और फिर 100 साल की अवधि में क्यों भूल गए, उसी गड्ढे में डूबने से पहले जिसमें वे कभी नहीं गिरना चाहते थे। शक्ति ही सही है। वे उचिहा और सेंजू से भी बदतर हो गए थे।
उन्होंने अन्य गांवों से प्रतिक्रियाओं को भड़काने के लिए छोटे और हानिरहित समुदायों पर हमला करने जैसी रणनीति अपनाई और खुद ताकत हासिल करने के बजाय खुद को ताकत देने के लिए केकेई गेनकाई वाले बच्चों का अपहरण किया, जैसे कासान और युगा लड़की। वास्तव में इस मामले पर मदारा के पास बस इतना ही कहना था। लेकिन वापस जो मैं पहले कह रहा था, हर चीज में एक कमजोरी होती है। व्यक्तिगत जुत्सु में विपरीत चक्रा प्रकृति में कमजोरी होती है। जैन जुत्सु को तोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल चक्रा रखने की इस कमजोरी के बारे में सोचो जिसे चुराया जा सकता है, कुछ ऐसा जिसे तुम्हें अपने सभी कौशल को सुधारने की जरूरत है। चक्रा केवल चक्रा से अधिक शक्तिशाली जुत्सु द्वारा चुराया जा सकता है। ये तुम्हारे शरीर में एक प्राकृतिक कमजोरी है, लेकिन इसे सुधारा जा सकता है, भले ही अवसर के लिए जवाब मजबूत चक्रा होने जितना आसान न हो। हमने इस बारे में बात की है, तुम्हें बचाने के लिए किसी एक चीज पर भरोसा न करो, या वो चीज तुम्हारी जरूरत के अनुसार न होने से तुम्हें धोखा देगी। शेयरिंग भी हर ताले को खोलने की कुंजी नहीं हो सकता है। एक श्रमसाध्य सांस। शायद ये बेहतर है कि तुम इसे खुद अनुभव करो। युद्ध तुम्हारे लिए खुलासा करेगा। मदारा लड़के को एक ताजी दिखने वाली छोटी किताब सौंपता है। बिंगो बुक, लैंड ऑफ फायर साउथ। अपने मिशन को अच्छी तरह से चुनो और तब तक मत छोड़ो जब तक कि तुम निश्चित न हो जाओ कि तुम तैयार हो। पहली बार अपने हाथों पर खून लेना कोई आसान मामला नहीं है। उनके दूर के रिश्तेदारों से जुड़ी एक भयानक घटना होती है और मदारा के पास मृतकों के बारे में कहने के लिए बहुत कम अच्छा है। उसका परिवार पर एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसने उसके तत्काल रिश्तेदारों को उच्च सम्मान में रखा। उन्हें वो मिला जिसके वे हकदार थे। कितने क्रूर दादा, क्या तुम अपने परिवार से प्यार नहीं करते जितना तुम मुझसे करते हो? मदारा अपने पोते की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर इतना आंखें नहीं फेरता है। नारुतो अच्छी तरह से जानता था कि जीजी उन लोगों के बारे में क्या सोचते थे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। केवल एक ही जीवित बचा था। सासुके मेरी कक्षा में है और यह उसका बड़ा भाई था जिसने ये किया। कमजोर। उसने काम खत्म नहीं किया। मतलब, मदारा एक और व्याख्यान देता है। तथ्य ये है कि एक भी जीवित बचा है, इसका मतलब है कि कुछ बेईमानी हो सकती है, और मुझे संदेह है कि सिर्फ एक आदमी ने पूरे कबीले को मार डाला। नहीं, इस कहानी में आंख से मिलने से ज्यादा हो सकता है। शायद मेरा प्रशिक्षु जीवित रहा। नारुतो अपनी आंखें सनकरी करता है। मदारा उस पर मुस्कुराता है। अपने पोते जैसे गर्मजोशी वाले लड़के के भीतर दृढ़ संकल्प की आग को भड़काना आसान था। अगर मैं कल मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? इससे पहले या बाद में जब मैं हंसना बंद कर दूं? नारुतो फिर से शुष्क हो जाता है। मदारा की भौहें अपने पोते के जवाब पर हिल गईं। अचानक उसका हास्य तब इतना मजेदार नहीं था जब वो उसके खिलाफ कर दिया गया था जैसा कि था। हालांकि मदारा ने उसे अपनी छड़ी से सिर पर मारा। आउच! तुम एक चालाक छोटे लोमड़ी हो। उस बच्चे को क्या हुआ जो मुझसे जुत्सु के लिए भीख मांगता था? उसे एहसास हुआ कि उसे जुत्सु वैसे भी मिल रहा था। नारुतो ने एक नाराज चेहरा बनाया। बहुत बुरा है कि तुम एक बच्चे हो जो अभी तक उन सभी का उपयोग नहीं कर सकते। मदारा उस टिप्पणी को खारिज करता है। उसके पोते को लग सकता है कि वो नर्म हो रहा है। तुम अपनी उम्र में एक की कोशिश करते तो गिर जाते, बूढ़े आदमी। आजकल के बच्चे, कोई सम्मान नहीं और कोई कौशल नहीं। बूढ़े लोग दिमाग के लिए दलिया और महकते हैं चाहे वे कितना भी स्नान करें। जब मदारा उसे फिर से छड़ी से मारता है तो नारुतो चिल्लाता है, ठीक है, ठीक है। रात के कवर के तहत 9 साल का उचेहा नारुतो ऊंचे पेड़ों और हवा वाले मौसम के माध्यम से तेजी से चला गया। उसके दादा ने उसे बताया कि यह उसका अंतिम परीक्षण होगा। अगर किसी शिनोबी को इस शापित दुनिया में पनपना है, चाहे उनकी वंश कोई भी हो, तो उन्हें मारना सीखना होगा। नारुतो ने पिछले हफ्ते नामी नो कुनी के पड़ोसी कस्बों को आतंकित करने वाले मिसिंग निन के एक समूह को ट्रैक करने में बिताया था। वयस्कों पर उसके पास पहुंच की कमी की भरपाई के लिए उसकी कमर पर एक तलवार रखी हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने अकुशल थे, उनके पास अभी भी बड़े शरीर थे। अगर वे उसे उसके आकार और शारीरिक शक्ति पर पकड़ने में कामयाब रहे, तो ये सब खत्म हो सकता था। वह अपनी संवेदी क्षमता का विस्तार करता है और उसमें अपने शिकार को पाता है। 13 हस्ताक्षर। अच्छा, वे केवल कुछ 100 मीटर दूर है। उसका शेयरिंग जीवन में घूमता है और प्रत्येक में 3 टोमो अंधेरे में अशुभ रूप से झांकते हैं। नारुतो शिविर तक पहुंचता है और देखता है कि उसकी संवेदी शक्ति क्या नहीं कर सकती थी। एक गुलाम पिंजरे में बंद 4 महिलाएं और एक बच्चा, जो अधिकांश भाग के लिए अनहार्म्ड लग रहे थे लेकिन फिर भी भयभीत थे। उनका चक्रा संकट में गूंजता है। अब चिंता मत करो प्यारे, एक जर्जर दिखने वाला आदमी उन पर लटकता है।
हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं, क्या ये सही नहीं है बॉस? जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो आदमी चारों ओर देखता है। बॉस, वो ओर्क। जब एक कुनाई उसकी आंखों के बीच में लगती है तो वो ठंडी जमीन पर गिर जाता है और दुर्भाग्य से शिविर के बाकी हिस्सों का ध्यान आकर्षित करता है। नारुतो इससे पहले कि और अलार्म फैल सके, एक और डाकू के पीछे झपटता है और अपनी तलवार को डाकू की पीठ से उसकी छाती से बाहर निकालता है। वहां ई है, एक और चिल्लाता है और आखिरी 5 घुसपैठिए की ओर मुड़ते हैं। वो सिर्फ एक बच्चा है, वही एक चिल्लाता है। उस बच्चे ने अभी भी बॉस को मार डाला। उसे पकड़ो। डाकू तलवारें खींचते हैं और नारुतो पर उतरते हैं। एक अनाड़ी रूप से झपट्टा मारता है, लड़के को छाती में पकड़ने और इसे जल्दी खत्म करने की उम्मीद करता है। उसके कम आंकने पर उसे गले में एक तेजी से फेंकी गई कुनाई से पुरस्कृत किया जाता है। शेष 4 संपर्क करने में अधिक सतर्क है, लेकिन नारुतो के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सब आज रात मर जाते हैं। एड्रेनालाइन के उछाल से नहीं लड़ते हुए वो उस पर हमला करता है जो अपनी तलवार को थोड़ा बहुत ढीला पकड़ रहा है और अपनी तलवार के साथ ब्लेड को एक तरफ एक अच्छा धक्का देता है। वो जल्दी से डाकू के हाथ के खिलाफ एक काटने की गति बनाता है, कई उंगलियों को काटता है। उसे उस आदमी को खत्म करने से पहले दूसरे से आने वाले किक को चकमा देने के लिए मजबूर किया जाता है और जब अनियमित स्वाइप उसे भागने की कोशिश करते हैं तो पीछे हट जाता है। उसका हमलावर हवा में एक खरपतवार जैसा दिखता है कि उसके हाथ कितने खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और नारुतो को केवल एक तेज कट की जरूरत है अपराधी के सिर तक, सीधे उसके सिर के ऊपर से लंबवत नीचे जा रहा है और जब तलवार रुकती है तो यह एक नाक के 2 हिस्सों के बीच टिकी हुई है। अंतिम 2 हमलावर अनिच्छा से अपने ट्रैक में रुक जाते हैं और नारुतो की सम्मोहक आंखों में घूरने पर उनकी डोरियों को काटने वाले कठपुतलियों की तरह जमीन पर गिर जाते हैं। नारुतो के पास 2 बेहोश डाकुओं और दूसरे को खत्म करने के लिए एक आदर्श रेखा है जो वर्तमान में अपनी उंगलियों को खोने के बाद अपना सिर चिल्ला रहा है। वह अपनी तलवार को म्यान करता है और कई हाथ के संकेतों के माध्यम से अपने हाथों को बुनता है जैसे वो एक गहरी सांस लेता है। काटन गोकाक्यू नो जुत्सु। चीखना केवल एक पल के लिए तेज होता है और इससे पहले कि उनकी राख हवा में हो जाए, गायब हो जाता है। नारुतो भयभीत महिलाओं और छोटी लड़की को निकटतम गांव तक ले जाता है जहां वो मिसिंग निन के सिर में बदल जाता है और जी। नारुतो ने फिर कोशिश की। उसने अपने दादाजी को जगाने की कोशिश की। कोई प्रतिक्रिया नहीं। जाग जाओ जी सान। नारुतो घबराहट में और जोर से कांपने लगा। उसके दिमाग में भयानक सच्चाई आ गई, लेकिन लड़का अब भी चाहता था कि उसके दादाजी जाग जाएं। नारुतो घुटनों के बल गिर पड़ा और दूसरी बार, जितना उसे याद था, वो फूट फूट कर रोने लगा। वो गुफा के गंदे फर्श पर बैठा रहा और अपने परिवार के अंतिम सदस्य के साथ बिताए पलों को याद करने लगा। 6 महीने बाद युवा उजुमकी के उनके कार्यालय में प्रवेश करते ही सुनाडे मुस्कुराती है। नारुतो ने मदद मांगने के लिए सही दिन चुने हैं क्योंकि उस दिन आसपास कोई और नहीं था। नारुतो को 12वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वो पहले से कहीं अधिक गंभीर और दृढ़ थी। धन्यवाद होकागे समा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो उससे अनायास ही पूछती है। मैं स्नातक परीक्षा देना चाहता हूँ। आपका समय बिल्कुल सही है। आपके आयु वर्ग के लोग जल्द ही अपनी परीक्षा देने वाले हैं। अगर आप 2 सप्ताह इंतजार कर सकते हैं तो आप उनके साथ परीक्षा दे सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, नारुतो ने सरलता से उत्तर दिया। अच्छा, सुनाडे मुस्कुराई। जब तक मेरे सहायक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेते तब तक आपको इंतजार करना होगा। आपको आखिरी कुछ हफ्तों में उपस्थित रहना होगा, लेकिन अगर आप बाद में पंजीकरण कराते हैं तो शायद मैं आपको समय पर प्रवेश नहीं दे पाऊंगी। क्या आप वाकई इसमें शामिल होना चाहते हैं? मुझे पूरा यकीन है। मैं जरूरत से ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। ठीक है, प्रतीक्षा कक्ष में बैठ जाइए। शिजुने जितनी जल्दी हो सकेगी फॉर्म भरने में आपकी मदद करने के लिए आ जाएगी। जल्द ही का मतलब 10 मिनट बाद था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा के लिए समय बीत गया हो। उजुमकी नारुतो, शिजुने पुकारती है। नारुतो खड़ा हुआ और उसके पास गया, इस बात से खुश था कि अनंत प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा था। इंतजार कराने के लिए माफ कीजिएगा, शिजुने ने थोड़ी शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा। जेनिन परीक्षाएं नजदीक आ रही है, इसलिए काफी भागदौड़ रही है। इस कक्षा में कई खानदान के वारिस हैं, इसलिए हमें उनके माता पिता से सामान्य से ज्यादा सलाह लेनी पड़ रही है। बस अपनी जानकारी यहाँ भर दीजिए ताकि हम आपको अकादमी के सिस्टम में डाल सकें। अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको बस अपनी फोटो खिंचवानी होगी और यह जानकारी तब तक रहेगी जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाता। ये सेक्शन किस लिए है?
नारुतो ने विनम्रता से पूछा, स्टाइपेंड मिशन क्रेडिट शब्दों को देखते हुए। ओह, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को उनके परिवारों से सहायता नहीं मिलती है, उन्हें तब तक गांव से वजीफा मिलता रहेगा जब तक कि वे अधिक मिशन लेने और खुद का भरण पोषण करने के योग्य नहीं हो जाते। नारुतो ने सोचा, यह अच्छी खबर है। असुकेमी बाचान की मृत्यु के बाद से उसने एक पैसा भी नहीं बचाया था और उसे एक छोटे से जर्जर अपार्टमेंट में रहना पड़ा था। उसे जो भी पैसा मिलता था वो खाने पीने और प्रशिक्षण व स्वास्थ्य लाभ के लिए जरूरी सामान जुटाने में खर्च हो जाता था। उसे पूरा यकीन था कि वो अपने प्रशिक्षण के फल से गांव का कर्ज चुका देगा। फिलहाल वो बेहद गरीब था। नारुतो अपनी जरूरत के हिसाब से सभी इशारे करता है, उसके दिल में दृढ़ संकल्प की आग अभी भी जल रही है। मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा, बूढ़े आदमी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो एक लाइक जरूर बनता है। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, अगली कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके थॉट्स कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करते हुए जाना।